हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस बेसिक पार्ट 2। हमने रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की एक अलग सी प्लेलिस्ट बनाने की सोची है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जो एमसीक्यूज़ हैं या आप बोल सकते हैं क्वेश्चंस हैं विद थ्योरी डिस्कस करेंगे। और कल एक क्वेश्चन छूट गया था बच्चों, ये पहला ही पार्ट का है, तो मैंने सोचा इसको पहले आपको करा दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे आज, जैसे कि कंडक्टिविटी को कैसे जोड़ना है, रेजिस्टिविटी को कैसे जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर रेजिस्टेंस से बेस्ड आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है अ वायर 12 सेंटीमीटर इज गिवन अ से। कल हमने, अगर आपने कल वाली वीडियो फॉलो की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कल हमने एक वायर से एक सर्कल में कन्वर्ट किया, एक वायर से एक इक्विलेटर ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, और फाइनली हमने एक वायर से एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आज हम कर रहे हैं वायर से ट्रायंगल में, और मैंने आपसे कहा था मे बी इक्विलेटर ना हो ट्रायंगल, उस केस में आप क्या करेंगे वहाँ बताया था। आप चाहें इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और 12 सेंटीमीटर वायर इज given a shape of right angle triangle ABC having side 3, 4, 5 centimeter as shown in figure. The resistance between two ends AB, BC, CA of respective side measured by multimeter. Find ratio of this. ठीक है, तो आप ये एज्यूम करिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एज्यूम ये करिए बच्चों की जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, इसके लिए रजिस्टिविटी ए है और एरिया ए है, रजिस्टिविटी रो है, ठीक है। और ये मान के चलते हैं, अगर इस साइड का रेजिस्टेंस ए बी है और बी सी के साइड का रेजिस्टेंस R2 है और इस साइड का R3 है, तो हमारा हमको पता है कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए R1 की वैल्यू क्या हमारी रो, और लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3/a हो जाएगी। और वहीं R2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 रो बाई ए, और R3 की वैल्यू हो जाएगी 5 रो बाई ए। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आपको एक एक करके नापना है सारे रेजिस्टेंस को। अगर आप ए बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर ये ए बी है, ए बी के अलोंग अगर रेजिस्टेंस देखेंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए बी के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, अच्छा 5 4 9, तो यहाँ तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो आर ए बी के रिस्पेक्ट में टोटल देखें अगर, तो ये हो जाएगा, पहले हम निकाल रहे हैं ये दोनों का, तो आर डैश आपका आ जाएगा 5 रो। ये एक काम करिए, R2/R3 कर लीजिए, बाद में इसको हम लिखते रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा, ये हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, हमारा ऐसा बन जाएगा, ए बी और ऐसे, ये आर डैश हो जाएगा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या करते हैं, आर ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर प्रोडक्ट आर ए बी इंटू आर डैश, और नीचे सबका सम आर डैश प्लस आर ए बी, ठीक है। आर ए बी मतलब R1, ये R1 कर लीजिए क्योंकि ये R1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, R1 R2 प्लस R3, और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू रख सकते हैं आप। तो वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे बच्चों, तीनों को अगर ऐड करें, 4 3 7, 7 5 12, तो नीचे तो हो जाएगा 12 रो बाई ए। ऊपर अगर देखें, इन दोनों को ऐड करना है, 5 4 9 हो गया, तो 9 रो बाई ए और इंटू 3 रो बाई ए, तो 9 3 जा 27, ठीक है। 5 4 9, 9 3 जा 27, हाँ ठीक है। 27 रो बाई ए, रो से रो कट गया, ए से ए कट गया, तो आर ए बी के अलोंग जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 27/12। आया ना मज़ा, ऐसे निकालते हैं इनको। अच्छा जी,
अब हम निकालते हैं आर बी सी के अलोंग। तो जैसे हमने ये जोड़ा वैसे ही उसको भी जोड़ते हैं। आर बी सी हो जाएगा, आर बी सी कहाँ पर है भैया, ये है। तो ये दो पहले तो सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में हो जाएंगे तो R1 प्लस R3, और ऐसे ही आ जाएगा जैसे हमने आया था। फिर ये दोनों का जो सीरीज है इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, और ये क्या है R2, तो इसको हम निकालें तो R2 दो रेजिस्टेंसों का प्रोडक्ट प्लस दोनों का सम। तो नीचे सम करके अभी आया था ये, इसको तो हम यही रख दें 12 रो बाई ए। और ऊपर जब सॉल्व करें R2 है, इसको सॉल्व करें R1 और R3, तो 3 और 5 8 और 8 को 32, तो आ जाएगा 32 रो बाई ए से कट गया। तो आर बी सी जो आ गए आपके, आर बी सी आ गए 32/12। अगर आप चाहें आर सी ए भी निकालिए इसी तरह। आर सी ए भी मैं आपको बता देता हूँ। आर सी ए कहाँ गया, ये रहा। तो ये दो पैरेलल में हो जाए, नई सीरीज में हो जाएंगे, तो 4 3 जा न 4 और 3 7 हो जाएगा, और 7 रो बाई ए, और इसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा तो 7 5 जा 35, तो 35/12। और तीनों का रेशियो निकालना है, दिस रेशियो दिस, तो आ जाएगा आर ए बी डॉट आर बी सी डॉट आर सी ए। तो सब में हम रखेंगे 12 12, नीचे वाला कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 रेशियो 32 रेशियो और 35। तो ऐसे ही अगर कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी लेंथ के अबाउट निकालना है, यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व। ठीक है। अगर आप कह दी इसी क्वेश्चन में अगर आपको जेई में आएगा तो क्या कहेंगे पता है आपसे, कि जो ये ट्राइंगल का ए बी और बी सी और सी है, फिर ये इसके बाद सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इसके बाद ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का रेशियो बताओ। समझ रहे हैं, तो बेसिक तो यही है, हर जगह यही लगेगा। अब आगे चलते हैं हम। ये तो थे हमारे शेप कन्वर्जन के, जब हम शेप को कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी के बारे में इसमें देखेंगे। अब हम पहले थोड़ा सा अलग टॉपिक में जाने से अच्छा, आपको पता है बच्चों, V इक्वल टू होता है RI, ओम्स लॉ होता है। अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ कैसे, क्योंकि अगर ये Y इक्वल टू mx है, तो आप कह सकते हैं सर अगर मैं V और I का ग्राफ खींच दूँ तो क्या स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा। जी हाँ, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इसका जो स्लोप होगा, ये जो एंगल है थीटा, ये इसका स्लोप होगा, और स्लोप किसके बराबर होगा, हमारा टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है। वहीं पर अगर ये ग्राफ पलट दिया जाए, आई ओवर वी का बना दिया जाए, और सेम यही कंडीशन हो, तो जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए उल्टा हो गया ना ग्राफ, और आप थीटा वी से नाप रहे हैं। तो इस केस में बच्चों जो आपका स्लोप हो जाएगा, स्लोप हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है। और 1/r करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला मेजर करना है आपको, तो स्लोप 1/r हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा कि जैसे ये हमारा एक वी आई कर्व है, आई बी भी हो सकता है, और इसमें दो ऐसे बने हुए हैं, एक टेम्परेचर है T2 और एक टेम्परेचर है T1, दो किसी कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया गया है। और इसमें जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है टू वाले के लिए θ2 है, आई से मेजर कर रहे हैं, आप ध्यान रखना इस बात का, ये I2 है, क्योंकि इस केस में ना बदल जाएगा। आप देखिए ये कैसा है, I इक्वल टू आर वी, ऐसा हो गया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। ठीक है। तो फिर टेन थीटा जो आएगा उसको आपको एंगल ये वाला मेजर करना पड़ेगा। तो इस केस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए स्लोप किसका ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, देखिए आप खुद ही देखिए, ये tan θ1 है, ये पहले का एंगल है, ये दूसरे का एंगल है। ठीक है। और एंगल कहाँ देखना है, आई एक्सिस से। तो आप मुझे बताइए tan θ1 ज़्यादा होगा या tan θ2, स्लोप तो बढ़ेगा ना, जैसे ही आप ऐसे बढ़ेंगे ऊपर को। ठीक है, यहीं से नापा जाता है, तो θ1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी,
टेन थीटा वन बड़ा होगा, आपको पता है यहाँ पर जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है आर वन बड़ा होगा आर टू से। क्लियर है। अच्छा जी, अगर आर वन बड़ा होगा ना बच्चों तो टेम्परेचर भी पहले वाले का बड़ा होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर यही ग्राफ, इस ग्राफ में अगर मैं क्या कर दूं, ये वाला बना दूं, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये थीटा वन कर लिया और ये पूरा, ठीक है, इसको वही थीटा टू कर लो, चलो ये थीटा वन कर लिया और ये टी टू कर लिया, ये टी वन कर लिया, यही चीज़ कर दी, ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आप ये मत कहना ऐसे जाने में स्लोप बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमें स्लोप देखना किससे है, स्लोप देखना है हमें आई एक्सिस से, यहाँ पर है वी एक्सिस से, तो आप देखिए फिर आई से देखेंगे आप, समझ रहे हैं। तो इस केस में जो टेन थीटा वन है वो छोटा हो जाएगा टेन थीटा टू से, तो जो स्लोप है वो भी छोटा हो जाएगा और जो टेम्परेचर है वो भी छोटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आप एक तैयार कर लीजिए, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन से ही ज़रूर होगा एग्ज़ाम में, गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे जाने पर स्लोप हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि सर ओम लॉ तो कहता था V इक्वल टू आर आई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज सेम है तो करंट के रिस्पेक्ट में या रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप करंट बता सकते हैं। तो अगर I R ज़्यादा है तो I कम होगा, तो इसके हिसाब से आप I1 I2 कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप I1 बड़ा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 1 छोटा है। तो एक ही ग्राफ से कई सारे रिजल्ट हैं और ये बच्चों ये नीट हीट में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, इस बार जेई में भी पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तब हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और रो जो है वो रजिस्टिविटी है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, और जो रजिस्टिविटी है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको आना चाहिए क्योंकि जेई में एक बार उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एम एन ई स्क्वायर टाउ, और टाउ आपको पता ही होगा रिलैक्सेशन टाइम है, एन यहाँ पर आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होगा और जो ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आपने ये किया, अभी ये हमने आर और रो निकाल दिए, तो जो रेसिप्रोकल है रो का, या जो बोल सकते हैं जो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू होता है बच्चों 1/रो। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं हो रही होगी, ठीक। अच्छा जी, जैसे हम आगे चले तो आपने करंट डेंसिटी भी पढ़ा होगा, कई सारी चीज़ें हैं पूछी जा सकती हैं। तो करंट डेंसिटी होती है J इक्वल टू आई बाई ए, तो यहाँ से काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं आपको ये क्यों करा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ बच्चों, जो रजिस्टेंस है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और जो मेरा रेजिस्टेंस है ये 1 टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सेमी के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो कंडक्टर है उस पर कैसे डिपेंड करता है, उसका एक फॉर्मूला है, आर टी किसी टेम्परेचर टी पे, आर नॉट 0 डिग्री पे 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमारा किसका है, कंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे हम डिस्कस करेंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियली कुछ होता है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है इसका डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ये मैंने आपको याद करने के लिए ऐसे बता दिए हैं कि आप याद कर लें इनको, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, कई बार ये पूछा जाता है। एनसीईआरटी में 3 ग्राफ बने हैं जो इस बार जेईई में काफ़ी पूछे गए थे, तो मैं ग्राफ भी बता देता हूँ आपको। रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ था बच्चों। तो रजिस्टिविटी
और टेम्परेचर का जो हमने ग्राफ बनाया किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो वहाँ पर आया था कॉपर, तो कॉपर मतलब कंडक्टर ही है, तो उसके लिए ये होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा जी, ये है कॉपर के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया किसी एलॉय के लिए बनाओ, नाइक्रोम के लिए बनाओ, तो नाइक्रोम के लिए ऐसे होता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर, तो उसका ऐसे होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैंने इसलिए साथ में बता दिए, थोड़ा आपको रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, थ्री कंडक्टर ऑफ कंडक्टेंस G1, G2 and G3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आप सोचेंगे तो भैया ये तो कंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, जबकि बच्चों ये रेजिस्टेंस ही है। आप एक बात ध्यान रखें, जो रेजिस्टेंस है इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो वही हमारा कंडक्टेंस होता है। क्लियर यहाँ तक। अब आपको कैलकुलेट करना है तीनों का, तो देखिए जो रेजिस्टेंस पहले का है हमने इसको ऐसे लिख लिया, जो रेजिस्टेंस दूसरे का है हमने उसको ऐसे लिख लिया, जो रेजिस्टेंस तीसरे का है हमने उसको ऐसे लिख लिया। क्लियर यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस पता है कैसे जोड़ने हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर इक्विवेलेंट जो है 1/G इक्विवेलेंट है तो 1/G1, 1/G2, 1/G3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, G1, G2, G3, और यहाँ हो जाएगा G2, G3, यहाँ पे हो जाएगा G1, G3, यहाँ पे हो जाएगा G1, G2। बस इसको आप पलट दीजिए तो G इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा G1, G2, G3 ओवर G2, G3, G1, G3, G1, G2। तो ये हमने जो निकाला ये हमने रेजिस्टेंस की हेल्प से ही निकाला, लेकिन निकाला क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ थ्री कंडक्टर। क्लियर। अब और चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, टू मेटालिक वायर ऑफ identical dimension are connected in series if sigma 1 sigma 2 are the conductivities of these wire respectively, find effective conductivity। तो बच्चों देखिए, अगर कोई दो वायर है, मान लो एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है। अब आइडेंटिकल डायमेंशन लिखी है तो इसका मतलब ये हो गया इसकी लेंथ L है तो इसकी भी L है, आइडेंटिकल कह रहा है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2L। अब डायमेंशन के बाद है, अगर लेंथ सेम है तो आप कह सकते हैं कि सर क्या एरिया सेम नहीं होगा, जी एरिया भी सेम होगा, लेकिन कंडक्टिविटी अलग है, ठीक है, नेचर अलग हो सकता है वायर का। कनेक्ट कैसे किए गए हैं, सीरीज में, इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस रहा होगा, इसका कुछ अपना रहा होगा, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। यही पैरेलल में भी आ सकता है, आप ध्यान रखिए वहाँ पे। तो जब ये R1 R2 होगा तो आर एल इक्विवेलेंट, एल कितना है 2L ओवर ए इक्वल टू रो, ठीक है। और रो के ये हो जाएगा L बाई ए प्लस रो L बाई ए, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो रेजिस्टिविटी है पहले वाले का, अगर ये सिग्मा 1 है तो ये रो 1 होगा, ये रो 2 होगा, और हमें ये भी पता है सिग्मा होता है 1/रो, तो रो इक्वल टू भी तो 1/सिग्मा हो जाएगा, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर दें तो 1/सिग्मा इक्विवेलेंट रो, और ये 2 ऐसे ही रहने दिया, रो तो अब हमारा 1/में पहुंच गया, तो 2L बाई ए इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1/सिग्मा 1 L बाई ए प्लस 1/सिग्मा 2, ठीक है, ये रो है आपका
L बाई ए। तो L बाई ए यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो 2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो सिग्मा इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, सिग्मा इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ओवर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चों, इसका अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कंडक्टिविटी मिलती है, और अगर रेजिस्टेंस का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें कंडक्टेंस मिलता है, जिसको जी से दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, टू कंडक्टर हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 फुल स्टॉप। व्हाट इज रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का कंडीशन है, मान लीजिए कि दोनों का टेम्परेचर 0 पे सेम है, तो जो कंडक्टर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनका जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, और जो कुछ ही टाइम टी पे पहले का रेजिस्टेंस है, मान लो बच्चों R1 है और दूसरे का R2 है। इसका हमें अल्फ़ा 1 दिया है, इसका अल्फ़ा 2 दिया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का अल्फ़ा पॉजिटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, किस किस का नेगेटिव होता है। ठीक है, और इंसुलेटर का क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी मैचिंग फॉर्म में आ सकता है। आपको ये भी पता होगा कि जो R1 है या जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो इसके बराबर होता है, वैसे ही R2 का भी हो जाएगा। क्लियर, 1 प्लस अल्फा टी और अल्फा टी। अब बस ध्यान दीजिए, पहले वाले के अल्फ़ा 1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए अल्फ़ा 2 हो जाएगा, और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे कह रहा है कि उनके सीरीज और पैरेलल में कितना होगा, तो सीरीज में आर सीरीज कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यही तो होना चाहिए। अगर दोनों को आप सीरीज में ऐड कर देंगे तो RS हो जाएगा R1 प्लस R2। तो RS मान लीजिए, R इक्विवेलेंट इसका है, RS कर लेता हूँ उसको 1 प्लस, ये मैंने अल्फ़ा एस कर दिया, और टी तो टी ही रहेगा, इक्विवेलेंट के लिए मैंने लगा दिया। अब वही इक्विवेलेंट जब हो गया हमारा, हमने इनको भी लिखना है, तो R1 की जगह मैंने R0 1 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा 1 टी प्लस R0 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी लगा दिया। आई थिंक यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो, एक R0 इसका इंटू करेंगे, एक R0 ये देगा, एक R0 ये देगा, R0 और R0 कितना हो जाएंगे, 2R0 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2R0 प्लस, अंदर जैसे ही आप इंटू करेंगे तो आप देखते हैं कि R0 तो दोनों में ही है, R0 टी आपने बाहर निकाल दिया, और अच्छा ये T1 और T2 भी तो होगा, नहीं नहीं T1 नहीं, अल्फ़ा 1। ठीक है ठीक है, टी तो एक ही है ना दोनों के लिए, ये टी बाहर निकाल दिया, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। अब जो ये आर एस है, जो इक्विवेलेंट है दो का प्योर वैल्यू, वो भी 2R0 होगी, और अंदर तो यही रहेगा, जो प्योर वैल्यू होगी आर एस की वो भी तो R0 प्लस R0 2R0 होगी ना सीरीज में। अच्छा जी, तो अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं, इंटू करेंगे जब और कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा एस की वैल्यू जो आएगी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2, क्या आएगी, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। तो अगर आप किसी दो कंडक्टर को जिनका इनिशियल 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस सेम है, किसी टाइम टी पर उनको सेम टाइम के लिए ऐड करते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इतना होगा। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, ये कट जाएंगे ना, इंटू सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साइड से, तो आंसर आ जाएगा। अब पैरेलल की बारी आई, तो पैरेलल कंडीशन में आपको पता है आर पैरेलल
R1/R2 और R1 प्लस R2, ये पैरेलल का होता है 2 के लिए। तो आप क्या करिए, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो मान लीजिए R पैरेलल का है, इक्विवेलेंट है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा पैरेलल का इक्विवेलेंट इंटू टी इक्वल टू, जैसे ये लिखा हमने वैसे यहाँ R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रख दो, और नीचे भी R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रख दो। R1 R2 क्या है, ये रहे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर पी है, अगेन वही, जब आर सीरीज में आर आर जोड़ा तो क्या आ गया था, आर नॉट टू आर नॉट। तो यहाँ आर पी की वैल्यू हो जाएगी R0/2। दो को अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो आर इक्विवेलेंट इतना हो गया, और ये तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इसको करेंगे तो दोनों से आर नॉट निकलेगा, तो आर नॉट स्क्वायर कर लिया, और 1 प्लस अल्फ़ा 1 t 1 प्लस अल्फ़ा 2 t कर लिया। ठीक है जी, अपॉन नीचे देखें तो नीचे भी हम सब पूरा सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आर आर टू आर नॉट हो गया, प्लस R0 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 t हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आप सॉल्व करें तो आर नॉट से आर नॉट कट गया ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस अल्फ़ा p इंटू टी इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, 1 हो जाएगा प्लस अल्फ़ा 1, देखो एक आर नॉट यहाँ था, ये इससे कट गया, एक आर नॉट इससे कट गया बाहर निकाल के, तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा t प्लस अल्फ़ा 2t प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 t², और जो नीचे है वो हो जाएगा 2 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और ब्रैकेट में t। अब जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है बच्चों, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, अगर स्मॉल है तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो और भी कम होगा ना। तो इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद आपका बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 t ओवर 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 t, ये हो गया। ठीक है, हमने इसको अवॉइड कर दिया। अब आप यहाँ पर बाइनोमियल लगाएंगे, बाइनोमियल लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बनेगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए इस रिजल्ट को, ये आपका पूछा भी रिसेंटली है, कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप फर्दर आप क्या करेंगे, इस पे बाइनोमियल लगा लेंगे, और एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो बाइनोमियल से ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो वो है सेक्टर फॉर्म में। आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का सेक्टर देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का सेक्टर देखा होगा। आज हम रेजिस्टेंस का भी सेक्टर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है, उसको हमने ऐसे बेंड कर दिया यूनिफॉर्म रिंग के फॉर्म में, जिसका रेजिस्टेंस R है, और एंगल थीटा सेंटर पे बन रहा है, तो इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। तो एक तरह से सेक्टर प्रॉब्लम है इन रेजिस्टेंस। तो सेक्टर प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर R रेडियस है इस रिंग की, ये हमारा रिंग है, जब R रेडियस है बच्चों तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालिए। तो जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ वो कितनी होगी, वो हो जाएगी टोटल सरकमफेरेंस। अगर रेजिस्टेंस इसका 2πr था वायर का, तो 2πr हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, R था, तो पर यूनिट लेंथ हमारा R/2πr हो गया। अब आपको पता है जो हमारे ये आर्क है, मान लीजिए इसको हम आर्क को एज्यूम कर लेते हैं A, इसको D ले लो, इसको E ले लो। तो जो ADB है हमारा, ठीक है, जो मेरी आर्क ADB की लेंथ है बच्चों, वो कितनी है, एंगल इक्वल टू, आपको पता होगा आर्क ओवर रेडियस, तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल थीटा रेडियस R। क्लियर है यहाँ तक। तो ADB का अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ही निकालना है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ADB, तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
इनटू कितना आर्क की लेंथ है, तो आर्क की लेंथ है आर थीटा। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा आर थीटा ओवर 2 पाई। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपका 2 पाई माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आर्क है ए, या जो बोल सकते हैं आप सेक्टर है ए ई डी, आर्क ही ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, अगेन रेडियस इनटू एंगल, और एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा। जैसे ही ये आया तो आपने कहा सर रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा, इसको मैं R1 कह लेता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ AED जो हो जाएगा वो हो जाएगा R 2 पाई R इंटू जो भी आपकी सेक्टर की लेंथ है, R से R कट गया तो हो जाएगा R 2 पाई माइनस थीटा ओवर 2 पाई। देखो रट्टा मत मारो ना, बहुत लोग इसको रट्टा मरवा देते हैं। ठीक है, मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन मान लो आप भूल गए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कितनी इजी मेथड है इसको करने का। अब देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दो, इसका पहला एंड यहाँ पे जुड़ा है, इसका दूसरा एंड यहाँ पे जुड़ा है, तो दोनों पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो जैसे आप इसको इसमें रखेंगे तो आपका ये सॉल्व करेंगे तो आर थीटा थीटा करके पूरा सॉल्व करिए तो आपका क्या आएगा, ये हाँ आपका आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और एक थीटा और आएगा और आर भी रहेगा, और नीचे देखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये है हमारा सेक्टर की वजह से। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, मैं भी इसकी ट्रिक बताऊंगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन आप खुद से एक बात तैयार कीजिए, इसको डेरिवेशन करके। आपको रेजिस्टेंस लिखना है, जितना भी वायर का रेजिस्टेंस था। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस आर गिवन है, आर रेजिस्टेंस गिवन है आपका, जो वायर का रेजिस्टेंस था जिससे हमने इसको बनाया। तो आपको क्या करना है, इनटू थीटा ओवर 2 पाई, इनटू थीटा ओवर 2 पाई किया तो 2 पाई और लिखिए, और बड़ा जो पूरा सा एंगल है उससे छोटे एंगल से 2 पाई से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये इसकी ट्रिक भी हो गई। ठीक है, आप इसी के साथ जब आप इसको नोट्स बना रहे होंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्टर का लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्टर लिखिए। ठीक है, इतना आप काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैंने एक जनरलाइज ही कर दिया कि जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आपके पास एक वायर है, उससे आपने एक एन साइड का पॉलीगन बना दिया। ठीक है, उसके एन साइड है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एन साइड है उसका हमें टोटल निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा बच्चों की रेजिस्टेंस कितने होंगे टोटल। ठीक है, आपको ये पता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर है और पॉलीगन की साइड एन है, तो आप ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ईच साइड का कितना हो जाएगा। देखिए अभी अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए ऐसे। ईच साइड का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो हो जाएगा आर बाई एन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, अब हमें पता नहीं है एन कितना होगा। ठीक है, अब देखो जो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें जो n-1 रेजिस्टेंस है, जैसे आप समझिए कि पेंटागन है, तो उसमें जो पहले के 4 होंगे वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और जो उसके साथ जो अगला वाला होगा वो किस में होगा, पैरेलल होगा। जैसे आप देखिए, जैसे मान लो ये है, अब आपको ए से बी के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो ये R1 है, मान लो ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। अब जब ए बी के अबाउट निकालना है तो मैंने कल भी बताया था आपको, इसको छोड़ दीजिए। देखो ये सीरीज में है नहीं है, 1 2 3 4, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 सीरीज में होंगे। इन चारों से जो जोड़ के आएगा वो इसके पैरेलल होगा, होगा या नहीं होगा। तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सर ये ऐसे ही तो होगा। समझ रहे हैं, मान लीजिए एक साइड का जो रेजिस्टेंस है जिसको मैं R बाई एन कह रहा हूँ, ये मेरा R है, तो ये है मेरे एक जो R वाला है, और ये वाला जो है ये मेरे n-1 मैंने जोड़ के रख दिए हैं।
और सीरीज में अगर आप आर को n-1 तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 आर। समझ रहे हैं ना, जब हम एक को n तक जोड़ते हैं तो n आता है, तो एक को अगर हम n-1 तक जोड़ेंगे तो n-1 ही तो आएगा। तो वैसे आर को अगर आप n-1 तक जोड़ेंगे तो n-1 आर आ जाएगा। तो अगर हमारा n वाला है तो n-1 तो होंगे सीरीज में, n-1 रेजिस्टेंस हो जाएंगे सीरीज में, और जो एक जो लास्ट में बचेगा ये और जो लास्ट वाला है ये होंगे पैरेलल में। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं ये डायग्राम। बस अब आप आर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में इंटू ही कर लेते हैं डायरेक्ट, दोनों का इंटू n-1 आर इंटू आर और n-1 आर प्लस आर। तो सॉल्व करें अगर, एन आर माइनस आर प्लस आर ओवर एन आर माइनस आर प्लस आर। ठीक है, अच्छा ये तो इंटू है ना, ये गलत हो गया, ये हो जाएगा एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इंटू है ऊपर, नीचे प्लस है, इससे ये कट गया। अगर आप देखें ऊपर भी एक आर है तो हो जाएगा एन आर आर स्क्वायर। चलो यार ऐसे क्या करना है इसको, n-1 बाहर ले लो तो ये r हो जाएगा, अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी पीड़ा? अच्छा, दोनों का हमने इंटू कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब r की वैल्यू क्या थी, r/n, तो इसको भी रख दो, तो हो जाएगा n-1 r/n, तो n स्क्वायर। तो ये आपका एक ट्रिक भी हो गई कि जो पॉलीगन है उसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा इतना ही होगा। समझ रहे हैं? तो ये मेरा रेगुलर पॉलीगन का एक सवाल और हो गया जो मैंने एन के टर्म में जनरलाइज कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बच्चों आई की वैल्यू निकालनी है और एक छोटा सा सर्किट दिया है। तो सिंपल सी बात है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ये आई है, ये 2 है। अभी हमें KCL KVL का कोई आइडिया नहीं है, तो बिना KCL KVL से आपको इसको करना है। एग्ज़ाम में तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि आई की वैल्यू कैसे निकालें। तो सिंपल सी बात है, इस आई की वैल्यू निकालने में देखो, अगर यहाँ से कुछ जारी है, ठीक है, कुछ करंट होगी, मान लो I1 है, एक तो आप KVL लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली अगर इसको सर्किट सॉल्व करें, जो आई की वैल्यू है वो हमारी 2 + I1 होनी चाहिए। ठीक है, और I1 कितना होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बच्चों जो I1 होगा वो, ये जो हमारा V है ये हमारा क्या है, ये हमारा R है, तो हमें करंट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 6 ओम में जो हमारी करंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हाफ इंटू 6, नहीं हाफ इंटू कितनी हो जाएगी, ये 3 है ये 2 है, हाफ इंटू 3 ओम नहीं रहने दो ऐसे, आपको ये क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हमें पता है जो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर आप इस पर एक बैटरी लगा दें तो वोल्टेज सेम होगा। तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, करंट तो डिफरेंट होती है ना पैरेलल में, इसके अक्रॉस के वोल्टेज के बराबर होगा। तो 2 × 3 का जो पहले का वोल्टेज है I × R, वो दूसरे के बराबर होगा। तो इसमें हमें करंट पता नहीं है, I1 × 6, तो 6 से पूरा 6 कट गया, तो I1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो इसका मतलब है 3 एम्पियर यहाँ पे करंट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा ना, सिंपल आप रेजिस्टेंस जोड़ना सीख गए हैं, रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करना सीख गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में। अब मैं धीरे धीरे बैटरी इसमें डालना शुरू करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 3 ओम। अब यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है ये हमारा एक कोई वोल्टेज अप्लाइड हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो मेरा यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट है, आप देखिए ये जो 3 ओम है ये किसी भी क्लोज सर्किट का पार्ट ही नहीं है।
अगर आप इन दोनों को हटा दो, यहाँ से जो करंट आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी। तो जब भी ओपन सर्किट आएगा इस तरह से, ओपन सर्किट जो किसी भी क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ओपन सर्किट में हमेशा बिना आंख बंद करे, बिना सोचे आप आंसर मार सकते हैं कि करंट जीरो होगी। तो करंट जीरो होगी तो वोल्टेज होता है आई इंटू आर, वट एवर बी वैल्यू ऑफ आर, वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा एक ओपन सर्किट। अगला क्वेश्चन चलते हैं ओपन में ही। देखिए ये अगेन ओपन सर्किट का क्वेश्चन है। सीधा एक आपको वायर दी है, कह रहा है कि वी वी जीरो देन फाइंड वी ए डी। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वी ए डी निकालना है, या आप बोल सकते हो वी ए डी का मतलब होता है वी ए माइनस वी डी। वी भी जीरो दिया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से करंट जा रही है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालेंगे यहाँ से देखिए, तो वी ए अगर आप इस पर लगाएंगे, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इन दो पॉइंटों के बीच में लगाएं अगर, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई आर, आई है दो, करंट दो है, पूरे में दो हो गया अब, इंटू दो, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। अब अगर आप यहाँ से लगाएं, बी से लेके कहाँ तक, अच्छा पहले इसी को सॉल्व कर लें, वी भी तो जीरो है, तो वी ए निकल के आ गया 4 वोल्ट। हमें डी भी निकालना है। अब देखो ना, डी जो कनेक्ट है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव से अगर ये कनेक्ट होगा तो वी डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी होगी वोल्टेज, 3 वोल्ट। तो वैसे ही वी डी निकल के आ गया 3 वोल्ट, क्योंकि एक ही सेम वोल्टेज होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, चेंज कब होता है, जब उसको कोई रेजिस्टेंस मिल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिल जाएगा, तब रेजिस्टेंस में चेंज होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज में चेंज होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ है, इधर तो कुछ है ही नहीं ना, तो 3 वोल्ट, तो वी डी आ गया। तो वी ए माइनस वी डी अगर आप निकालेंगे तो 4 में से 3 हटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 वोल्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, देखो है तो बच्चों ये ओपन सर्किट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नोड मिल रहे हैं आपको। नोड मतलब ब्रांचेस एक जगह पे कहीं पर कट रही हैं। तो जब भी आपको ऐसे सर्किट मिले, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका होता है नोडल एनालिसिस। आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। है कुछ नहीं, नोडल एनालिसिस बस नाम वो है, अलग सा है ये केसीएल केवीएल। कैसे, देखिए इस ब्रांच पे आप देखेंगे, आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, यहाँ पर अगर देखेंगे जो हमारी इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, ये तो आप समझ रहे हैं। बस यही नोडल है। नोडल मतलब ये जो आपने लगाया, इसको आपने आप वोल्टेज के टर्म में लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आई निकालना पड़ेगा। आप आई से भी बी की तरफ जा सकते हैं। आपको ये तो पता है ना बच्चों, बी इक्वल टू आई आर है, तो आई इक्वल टू आपको ये भी पता है कि वी बाई आर, और ये चेंज होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर उसको आप डिवाइड कर दें रेजिस्टेंस से, तो करंट निकलेगी। तो आई वन ये है। अब आपको यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता इस बीच का, तो मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल वी पी है। समझ रहे हैं, क्या है, वी पी है। अब आप क्या करिए, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, कितना होगा, 20 माइनस ये वाले से बीच वाला माइनस करना है, 20 माइनस वी पी, 20 माइनस वी पी, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई वन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 माइनस वी पी, और उसको डिवाइड कर देंगे अगर रेजिस्टेंस से, तो क्या मिल जाएगा, आई टू मिल जाएगा। नीचे को देखिए, अगर ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल जीरो, तो क्या करेंगे यहाँ पे जीरो यहाँ पर लेंगे अगर, ठीक है, तो वी पी माइनस जीरो कर लीजिए, वी पी माइनस जीरो, ठीक है, हायर टू लोअर कर लीजिए, वी पी माइनस जीरो बाई टू इक्वल टू आई थ्री हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये तीनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। ठीक है, हायर माइनस लोअर कर लेना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बस करंट की डायरेक्शन में माइनस प्लस आ जाएगा। जब इसको आप यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस वी पी बाई टू प्लस 10 माइनस वी पी बाई फोर इक्वल टू वी पी बाई टू हो गया है। तो दो से दो सब जगह एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 20 माइनस वी पी, अच्छा यहाँ पे दो बचेगा, दो, तो हो जाएगा 10 माइनस वी पी बाई टू। सॉल्व भी कर लो, चलो आप
एक तो 2 एलिमिनेट कर दो, ये 2 से ये 2 चले गया और यहाँ पे एक 2 बच गया, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, या ऐसे करो 20 माइनस वी पी प्लस इससे डिवाइड करो 5 माइनस वी पी बाई 2 इक्वल टू वी पी। तो 20 5 25 हो गए और 25 वी पी और एक वी पी इधर 2 वी पी हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 इक्वल टू एक बी पी हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2 और एक 3 वी पी बाई 2 और उधर जाएगा तो वी पी प्लस 3 वी पी बाई 2 हो जाएगा आपका 2 2 5 तो 5 वी पी बाई 2। तो ये 5 वी पी बाई 2 हो जाएगा और इधर जाएगा 50 तो वी पी आ जाएगा आपका 10। वी पी कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है जी, बस सॉल्व करना था थोड़ा सा और कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। और वी पी आ गया और आपको निकालना क्या था I3। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ये भैया 10 है, निकालना क्या था I3 निकालना था, तो I3 क्या हो जाएगा 10/2। आंसर क्या आएगा 5 एम्पियर। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों नोडल एनालिसिस बोलते हैं हायर क्लास में, और या आप बोल सकते हैं इसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक भी कह सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको करंट लेके सॉल्व करना है, ठीक है। और करंट लेके जब सॉल्व करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से आपने देखा है ये करंट होता है। तो आप देखेंगे केसीएल लगा के सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे इसी में और एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। ओपन सर्किट के कंसेप्ट को मैं ले जाता हूँ सेमीकंडक्टर के साथ, जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी एक क्वेश्चन है बच्चों, और आप देखिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि ओपन सर्किट में जो करंट होगी वो आपकी वैसे जीरो होगी, ठीक है। अगर नॉर्मली आपको निकालना है तो जीरो होगी। और दूसरी बात, वहाँ पर आप ओपन सर्किट पे क्या लगा सकते हैं, ओपन सर्किट पे आप लगा सकते हैं केसीएल, और या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप सीधा निकाल दें, क्योंकि ओपन सर्किट पे आपके केसीएल जो आपका केसीएल और केबीएल है ना वो नहीं लगता। लेकिन हम देखेंगे जंक्शन पे करंट तो जितनी आएगी उतनी ही जाएगी ना। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगाऊं, आप देखिए ये क्वेश्चन है, एक डायोड है जिसका फॉरवर्ड वोल्टेज इतना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएन जंक्शन डायोड है ये तभी कंडक्ट करता है जब ये फॉरवर्ड वाइस में होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ना केसीएल लगा सकते हैं ना केबीएल लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही वायर है। अब इसमें क्या केसीएल लगाएंगे आप, यहाँ पर एक ही चीज़ लगती है अपनी V इक्वल टू आई आर, समझ रहे हैं। या आप बोल सकते हो आप यहाँ पर नोडल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो नॉर्मली V इक्वल टू आई आर। अब देखिए वी ए बी का जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, वी ए बी लिख ले रहा हूँ मैं इसको, जिसको मैं वी ए माइनस बी वी भी कह सकता हूँ, वो किसके बराबर होगा। देखिए नॉर्मली देखिए वोल्टेज इतनी करंट है और ये रेजिस्टेंस पहला है, तो आई है मेरा 0.2 और माइक्रो में 10⁻³ हो गया इनटू ये वाली वैल्यू 5 इंटू 10⁻, अच्छा ये प्लस है, हाँ ये प्लस है 3 प्लस। अब देखिए यहाँ जाएंगे, ये कैपेसिटर है तो अब सीधी लाइन में चल रहे हैं। अब ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर क्या होगा, हमें कैपेसिटर जो आपका डीसी में काम नहीं करता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज कितना दिया था 0.2 0.3। तो ये जो डायोड है ना बच्चों, ये एक बैटरी की तरह या एक वोल्टेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा G प्लस 0.3, ठीक है। अच्छा जी, और प्लस आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻3। तो कितना आ जाएगा, देखो ये और ये तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो 2 गुना कर दो इसका, ये आ जाएगा 5 10 10। देखो ये इससे कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर नॉर्मली 1 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और प्लस 0.3 हो जाएगा, क्योंकि ए क्या आएगा और ए क्या आएगा, तो कितना आ गया 2.3। तो देखो ओपन सर्किट में नॉर्मली जितनी करंट आएगी उतनी ही चली जाएगी, ठीक है। केसीएल केबल यहाँ पे नहीं लगेंगे,
हाउएवर आप नोडल लगाते वक्त टोटल करंट का सम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आई इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज ओवर आर लगाएंगे। तो ये था आज की एक छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कोई फिर भी डाउट रह गया है तो आप ध्यान से या कमेंट कर सकते हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं नोट ज़रूर करिए बच्चों। बस आप आज की जो बात थी हमने ये करा कि जो रेजिस्टेंस है हम उससे कंडक्टिविटी या हम उससे कंडक्टेंस उनको भी जोड़ सकते हैं, सबको रेजिस्टेंस के टर्म में लाएंगे। दूसरी बात, ओपन सर्किट का कंसेप्ट है। अगर नॉर्मली करंट नहीं है, जैसे 2 सर्किट मैंने बनाए थे, बीच में एक वायर थी, तो उसमें जितनी आएगी उतनी चले जाएगी करंट, ठीक है। तो वहाँ पर केबीएल नहीं लगता। केबीएल मतलब किरचॉफ का सेकंड रूल, वो तभी लगता है जब हमारा क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, नोडल लगाते हैं, या आप कह सकते हैं हम वहाँ पर ओम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। समझ रहे हैं? चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो मेरी होगी अब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को जोड़ने की, और नेक्स्ट वीडियो होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद रेजिस्टेंस का मिरर सिमेट्री और प्लेनर सिमेट्री, और बहुत सारे जैसे हेक्सागोनल है उसमें हम कैसे करते हैं, तो वो सिमेट्री प्रॉब्लम करेंगे, और फिर धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू।